Hello students, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is रोहित मिड्डा. स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे दैट इज करंट अफेयर्स का हमारा मिसलेनियस जीके का पार्ट. तो मिसलेनियस जीके ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2020 आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे. डेट की अगर मैं बात करूं तो 29 ऑफ नवंबर 2020 से लेके 5th ऑफ दिसंबर 2020 तक का आज का हमारा एक क्लास रहने वाला है. करंट अफेयर्स मिसलेनियस जीके. मिसलेनियस में हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, पर्सन इन न्यूज दैट इज अपॉइंटमेंट्स, ऑब्ituaries. उसके बाद स्पोर्ट्स हुआ या फिर रिपोर्ट्स, स्टेट्स अपडेट्स, इंडेक्सेस, अवार्ड्स, इन सबको हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं. तो बढ़ते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ. मिसलेनियस जीके. चलिए सबसे पहले डेज की बात करेंगे. तो वर्ल्ड एड्स डे होता है 1 दिसंबर को. 1 दिसंबर को हम ऑर्गेनाइज करते हैं वर्ल्ड एड्स डे. वर्ल्ड एड्स डे. अब एड्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक वायरस होता है दैट इज एचआईवी इन्फेक्शन बोल देते हैं हम इसको. दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. तो ये वायरस हमारी बॉडी में जब जाता है, ये एचआईवी वायरस हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी में हो जाती है एचआईवी इन्फेक्शन. ये वायरस जो है ये ब्लड से जाता है या फिर कुछ आई कैन से लिक्विड्स के थ्रू हमारी बॉडी में चला जाता है. ठीक है. तो जब ये वायरस, आई थिंक आपको पता होगा, हमारी बॉडी में चला जाता है वायरस. तो इस वायरस के हमारी बॉडी के जाने के बाद हमारी बॉडी का ये वायरस क्या करता है, ये वायरस हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है. ये वायरस हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है. ठीक है. एंड धीरे धीरे जब ये हमारी इम्यून सिस्टम को खत्म करता है तो हम इसको बोलते हैं एड्स. एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. तो दैट इज एड्स. तो ये होती है एड्स. तो एड्स को लेके वर्ल्ड एड्स डे हम ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल. इसके लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, लोगों में जागरूकता लेके आने के लिए 1 दिसंबर को. हालांकि क्योंकि ये एचआईवी वायरस एक ऐसा वायरस है, जब ये बॉडी में आ गया तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को डिक्रीज करना शुरू कर देता है, खत्म करना. ठीक है. और एचआईवी का कोई क्योर नहीं है. ठीक है. इसको कंट्रोल किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता. इसको कंट्रोल कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते. तो बॉडी धीरे धीरे वीक होती जाती है. और 2020 में ऑर्गेनाइज किए गए इस वर्ल्ड एड्स डे का थीम क्या रहा? तो इस बार इसका थीम रहा एंडिंग द एचआईवी एड्स एपिडेमिक, रीसाइलेंस एंड इंपैक्ट. ये इस बार इसका थीम रहा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंडिंग द एचआईवी एड्स एपिडेमिक, रीसाइलेंस एंड इंपैक्ट. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 56th रेजिंग डे. देखिए बीएसएफ की अगर मैं बात करूं तो भारत के अंदर बहुत सारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है. इंडिया के अंदर जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है उनका एक पार्ट है बीएसएफ. उनमें से एक है बीएसएफ की मैं अगर बात करूं तो 1965 में जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, 1965 में जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, तब इस फोर्स को बनाया गया था. अभी इसको बने हुए 56th टाइम हमने इसके लिए डे ऑर्गेनाइज किया है. तो आप काउंट कर सकते हैं इसके लिए जो डे हमारे पास 56 टाइम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. तो 1965 में हमने इसको बनाया गया था. तो 1 दिसंबर को हम हर साल इसको लेके इसका फाउंडेशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं. बीएसएफ के अभी हमारे जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है राकेश अस्थाना. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेशनल डे फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी की बात करूं तो स्लेवरी क्या होता है? गुलामी. तो स्लेवरी को खत्म करने के लिए दुनिया भर में एक दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है. यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज करता है. यूनाइटेड नेशन की तरफ से इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है क्योंकि हर इंसान के अधिकार हैं, हर इंसान को जीने का एक राइट मिलता है दुनिया में. तो उसी की तरह से अगर कोई उससे ज़बरदस्ती गुलामी करवाता है या कुछ ऐसी चीज़ें होती है, ट्रैफिकिंग होता है. ठीक है. ट्रैफिकिंग ऑफ द पर्सन्स दैट इज़ ऑल्सो इलीगल. तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हम यहाँ पे एक दिन ऑर्गेनाइज करते हैं दैट इज़ इंटरनेशनल डे फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी. दैट इज़
2 दिसंबर। ये ऑर्गेनाइज किया रहता है 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को हम हर साल इस दिन को ऑर्गेनाइज करते हैं, 2 दिसंबर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, देखिए 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, उसी के चलते हुए यहाँ पे उस दिन की मेमोरेशन में यहाँ पे हर साल 2 दिसंबर को पॉल्यूशन कंट्रोल डे ऑर्गेनाइज किया जाता है। पॉल्यूशन कंट्रोल डे ऑर्गेनाइज किया जाता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी में जिन लोगों की जान गई थी, जो लोग मारे गए थे, उनकी मेमोरी में हम ये दिन ऑर्गेनाइज करते हैं। और यहाँ पे इस दिन भारतवर्ष में लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाती है कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की तरफ हमें बढ़ना है। तो इसी के चलते हुए यह दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है 2 दिसंबर को ही, 2 दिसंबर को ही। चलिए आगे देखते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। देखिए जो फिजिकली चैलेंज पीपल्स होते हैं या फिर डिसेबल पीपल्स होते हैं, उनके लिए यहाँ पर हम एक दिन ऑर्गेनाइज करते हैं, डेट इज 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को ये दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है डिसेबल पर्सन्स के लिए, उनके राइट्स के लिए, जो उनके अधिकार है, ठीक है, उनको सारी फैसिलिटीज़ उनको भी मिलना चाहिए, सारे राइट्स उनके पास भी होते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। तो इसी के चलते हुए दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है। और 2020 में इसका थीम क्या रहा? नॉट ऑल डिसेबिलिटीज़ आर विजिबल, कि सारी विजिबिलिटीज़ सारी डिसेबिलिटीज़ दिखाई नहीं देती। नॉट ऑल डिसेबिलिटीज़ आर विजिबल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन नेवी डे। इंडियन नेवी डे ऑर्गेनाइज किया जाता है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को ऑर्गेनाइज किया जाता है इंडियन नेवी डे। अब क्यों 4 दिसंबर को हम ऑर्गेनाइज करते हैं? बिकॉज भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 का जो लड़ाई हुआ था, उस वक्त यहाँ पे लॉन्च किया था ऑपरेशन ट्राइडेंट। एक ऑपरेशन ट्राइडेंट किया गया था, ठीक है। 1971 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में नेवी में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट, तो इस ऑपरेशन ट्राइडेंट के चलते हुए ये सक्सेसफुल मिशन था। और इसी की मेमोरी में हम 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे ऑर्गेनाइज करते हैं। इंडियन नेवी डे ऑर्गेनाइज करते हैं। और हमारे जो द फेमस मराठा एम्पायर छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज इज नॉन एज फादर ऑफ इंडियन नेवी। फादर ऑफ इंडियन नेवी इज छत्रपति शिवाजी महाराज, ये उनको बोला जाता है। और 2020 में ऑर्गेनाइज किए गए इस इंडियन नेवी डे का थीम क्या रहा? दैट इज इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी क्रेडिबल एंड कोहेसिव। ये इस बार इसका थीम रहा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स। इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स, तो बैंकिंग सिस्टम का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ जो अटैचमेंट है, उसके साथ आगे बढ़ते हुए दुनिया भर में बैंकिंग एस्टेब्लिशमेंट्स को लेके यहाँ पे एक दिन ऑर्गेनाइज होता है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को डेट इज इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स। इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल वॉलंटियर डे। इंटरनेशनल वॉलंटियर डे, तो ये कब ऑर्गेनाइज किया जाता है? ये ऑर्गेनाइज किया जाता है 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को इसको ऑर्गेनाइज करते हैं इंटरनेशनल वॉलंटियर डे, 5 दिसंबर। और 2020 में इसका थीम क्या रहा? इसका थीम रहा टुगेदर वी कैन थ्रू वॉलंटियरिंग। टुगेदर वी कैन थ्रू वॉलंटियरिंग। और इस दिन को एक और नाम भी हम देते हैं, दैट इज इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ये नाम भी इसको दिया जाता है, दैट इज इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ये नाम भी हम इसको देते हैं। वर्ल्ड सॉइल डे, मिट्टी। तो सॉइल को लेके यहाँ पे एक दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे ऑर्गेनाइज किया जाता है दुनिया भर में। और 2020 में इसका थीम क्या रहा? कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। तो मिट्टी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये मिट्टी ही है जो हमें अन्न देती है, हमें जीवन देती है। तो इसी के चलते हुए वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को हम ऑर्गेनाइज करते हैं। 5 दिसंबर को हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। अब किताब की बात कर रहे हैं तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि एक एशियाई देशों का बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। 1966 में पूरे दुनिया भर में काम कर रहा है। और इसके जो प्रेसिडेंट है, इनका नाम है मासात्सुगु असाकावा।
तो एडीबी ने एक किताब लिखी है, एक किताब लॉन्च करी है, फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक। एशिया एंड द पैसिफिक। देखिए एडीबी जो है वो एशियाई देशों का बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो कोविड-19 के इफेक्ट की वजह से एशिया और पैसिफिक रीजन में जो भी इफेक्ट्स हुए, अब उन सब से निकलने के लिए किस तरह से देश कंट्रीज़ को साथ मिलकर आगे बढ़ना है, किस तरह से इसको टैकल करना है, उसके ऊपर एक किताब लिखी गई है, फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक। तो ये किताब इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करा है? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अभी हमने बात की थी वर्ल्ड सॉइल डे, 5 दिसंबर को होता है वर्ल्ड सॉइल डे, ठीक है, जिसका मोटो हमारे पास है, ठीक है, स्टॉप सॉइल इरोजन सेव आवर फ्यूचर, ये मोटो है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये एक अवार्ड देती है, दैट इज किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो उसका हेडक्वार्टर इटली रोम में है, इटली की राजधानी रोम में। तो ये हर साल एक अवार्ड देता है, दैट इज किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड। तो 2020 में ये अवार्ड मिला है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भारत, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को ये अवार्ड मिला है। ये अवार्ड जनवरी 2021 में बैंकॉक थाईलैंड में ये अवार्ड दिया जाएगा। थाईलैंड में ये अवार्ड दिया जाएगा, किसके द्वारा? यह अवार्ड दिया जाएगा प्रिंसेस महाचक्री सिरिनधोर्न के द्वारा ये अवार्ड दिया जाएगा थाईलैंड में। बिकॉज भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड इज स्पॉन्सर्ड बाय थाईलैंड, ये अवार्ड को स्पॉन्सर करता है थाईलैंड। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को अवार्ड मिलेगा जनवरी 2021 में थाईलैंड में। नेक्स्ट हमारे पास आता है नोंगपोक सेकमई। देखिए दैट्स इंडिया टॉप पुलिस स्टेशन। 2020 में भारत के जो टॉप पुलिस स्टेशन हैं उनका एक रिपोर्ट आता है हमारे सामने। तो मणिपुर का नोंगपोक सेकमई, मणिपुर का नोंगपोक सेकमई, ये जो पुलिस स्टेशन है ये कहलाता है बेस्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया, भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन 2020 में। तो नोंगपोक सेकमई, और ये कहाँ पे है? ये थौबल डिस्ट्रिक्ट में, ये थौबल डिस्ट्रिक्ट में। सेकंड नंबर पे आता है सुरमंगलम, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में, सलेम सिटी में, तमिलनाडु में। उसके बाद आता है खारसंग, ये चैंगलंग में है, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद आता है झिलमिली, ठीक है, इसको भैया थाना भी बोलते हैं, सूरजपुर छत्तीसगढ़ के अंदर। और उसके बाद आता है सेंग्यून, यह है साउथ गोवा में, गोवा के अंदर। तो ये भारत के 5 टॉप पुलिस स्टेशन, भारत के 5 टॉप पुलिस स्टेशन। और सबसे नंबर 1 पे है नोंगपोक सेकमई, नोंगपोक सेकमई। नेक्स्ट हमारे पास है रंजीत सिन्हा। रंजीत सिन्हा दिसाले को मिला है ग्लोबल टीचर अवार्ड, और ये पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने ग्लोबल टीचर अवार्ड को रिसीव किया। देखिए ये रंजीत सिंह जी महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे परितेवाड़ी गांव के अंदर एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं, एक सरकारी टीचर है ये रंजीत सिंह जी। तो ये पहले भारतीय बने हैं जिनको ये अवार्ड मिला, ये पहले भारतीय बने हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, दैट इज ग्लोबल टीचर अवार्ड, ग्लोबल टीचर अवार्ड। अब ये क्या करते हैं, इन्होंने एक यूनिक तरीका अपनाया है। इन्होंने कोविड-19 की सिचुएशन के चलते हुए स्टूडेंट्स की बहुत हेल्प करी। इन्होंने क्या किया, स्टूडेंट्स के लिए जो बुक्स में चैप्टर्स वगैरह होते थे, ठीक है, उनकी वीडियोस, उनके ऑडियोज़, ठीक है, उन सब का बार कोड इन्होंने बनाया, उनके QR कोड्स इन्होंने प्रिपेयर किए और वो बच्चों को भेज दिए ताकि बच्चों को समझना, ठीक है, ईजी रहे। तो बेसिकली इन्होंने ये सब किया गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन को बहुत प्रमोट किया, डेट इज़ टेक्स्ट बुक रेवोल्यूशन लेके आए हैं ये इंडिया के अंदर। तो ये रंजीत सिंह जी ने ऐसा करके एक बहुत ही अपना योगदान दिया है। और दूसरी बात, अब जो ग्लोबल टीचर अवार्ड होता है इसमें मिलता है $1 मिलियन का अवार्ड, $1 मिलियन का प्राइज मिलता है इसमें। तो ये ग्लोबल टीचर अवार्ड जो होता है ये देता है वार्के फाउंडेशन यूनेस्को के साथ मिलके, ठीक है, वार्के फाउंडेशन ये अवार्ड देता है, वार्के फाउंडेशन, ठीक है, यूनेस्को के साथ मिलके ये अवार्ड देता है। कौन? वार्के फाउंडेशन। तो वार्के फाउंडेशन ने 10 टॉप नॉमिनी यहाँ पे चूज किए थे, जिनमें से अवार्ड मिला रंजीत सिंह जी को अवार्ड मिला। तो रंजीत सिंह ने बोला कि बाकी के जो 9 नॉमिनी हैं इनके अवार्ड का हिस्सा उनके साथ भी शेयर किया जाए, हाफ,
हाफ प्राइज इन्होंने बांट दिया 9 फाइनलिस्ट को, ठीक है। आधा प्राइज जो था यानी कि $1 मिलियन अगर मिला है तो $0.5 मिलियन इन्होंने रख लिया और 0.5 इन्होंने अपने बाकी के 9 फाइनलिस्ट में बांट दिया। ये है रंजीत सिंह जी, ये है रंजीत सिंह जी जिन्होंने अवार्ड बांट दिया, ठीक है। रंजीत सिंह ग्लोबल टीचर अवार्ड पहले भारतीय में बने हैं, महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट के, महाराष्ट्र स्टेट के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले एक टीचर जिन्होंने गर्ल्स एजुकेशन को लेके बहुत वर्क किया। अब इनको मिलता है ग्लोबल टीचर अवार्ड बाय द वार्के फाउंडेशन विद द पार्टनरशिप ऑफ यूनेस्को। एंड वार्के फाउंडेशन की बात अगर मैं करूं तो इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। वार्के फाउंडेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे? लंदन में, लंदन के अंदर। नेक्स्ट, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020। तो भारत ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में रहा 8वें स्थान पे। ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स एक रिपोर्ट होती है किस चीज़ की, कि कहाँ पे टेररिज्म का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पड़ा, कहाँ पे टेररिज्म का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पड़ा। तो अगर मैं रिपोर्ट की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यानी कि नंबर 1 कंट्री, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट एज पर द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 पड़ा जो है वो है अफगानिस्तान, वो है अफगानिस्तान पे। उसके बाद आता है इराक, उसके बाद नाइजीरिया, सेकंड पे आता है इराक और थर्ड पे आता है नाइजीरिया, और भारत आता है 8वें स्थान पे। इंडिया आता है 8th पोजीशन पे, जहां पे 2020 में टेररिज्म का इम्पैक्ट की अगर मैं बात करूं, यानी कि टेररिस्ट एक्टिविटीज, ठीक है, टेररिज्म कितना हुआ। तो ये जो टेररिज्म इंडेक्स है ये हर साल पब्लिश किया जाता है, किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसका हेडक्वार्टर सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, जिसका हेडक्वार्टर सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो भारत 8वें स्थान पे और टॉप पे रहा क्या? इराक और नाइजीरिया, सॉरी अफगानिस्तान, एंड सेकेंड नंबर पे रहा इराक एंड थर्ड पे है नाइजीरिया। नेक्स्ट, 7th वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन कनक्लेव, 7th वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन कनक्लेव जिसको हम बोलते हैं वॉश कनक्लेव, इसको ऑर्गेनाइज किया गया। और इस बार 2020 में इसका थीम क्या रहा? हाइजीन मैटर्स, हाइजीन मैटर्स। देखिए सरकार की एक स्कीम है, सरकार कहती है जल जीवन मिशन, हर घर जल बाय 2024। तो उसी के चलते हुए यहाँ पर पानी की इंपॉर्टेंस को बढ़ाया जा रहा है, हर घर जल बाय 2024। आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं, आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर है बिश्वभूषण हरिचंदन जी, ये यहाँ पे चीफ गेस्ट रहे, ये यहाँ पे रहे मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट इस वॉश कनक्लेव में। और यहाँ पे जो मेनली पार्टिसिपेंट्स थे वो आंध्र प्रदेश से थे, कर्नाटका से थे और तेलंगाना से थे, क्योंकि सरकार का जो टारगेट है डेट इज हर घर जल बाय 2024। चलिए, वॉश कनक्लेव। नेक्स्ट, फॉर्चून इंडिया 500 रैंकिंग 2020, फॉर्चून इंडिया 500 रैंकिंग 2020। फॉर्चून मैगजीन का 500 पर्सन्स का रैंकिंग आता है इंडियंस को लेके। तो टॉप 5 कंपनीज ऑफ 2020। तो सबसे पहले तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, सेकंड पे आता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, थर्ड पे आता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, फोर्थ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड 5वें पे आता है भारत पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने टॉप किया ये इंडेक्स, दैट इज फॉर्चून इंडिया 500 रैंकिंग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज हुरुन वेल्थी वुमेन लिस्ट 2020, कोटक वेल्थ। कोटक वेल्थ ने यहाँ पे हुरुन ग्रुप के साथ मिलके वेल्थी वुमेन लिस्ट 2020 रिलीज किया है, और इस इंडेक्स को टॉप किया है HCL की चेयरपर्सन रोशनी नदार, ठीक है। तो रोशनी नदार ने यहाँ पे टॉप किया है क्या? कोटक वेल्थ हुरुन वेल्थी वुमेन लिस्ट 2020, इसको टॉप किया रोशनी नदार। और सेकंड नंबर पे रही किरण मजूमदार शाह, दैट इज ऑफ बायोकॉन, ये बायोकॉन बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी है। उसके बाद थर्ड पे आती है लीना गांधी तिवारी, ये USV कंपनी भी है, लीना गांधी तिवारी। तो ये हैं दूसरे और तीसरे स्थान पे कोटक वेल्थ हुरुन वेल्थी वुमेन लिस्ट 2020। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज US एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पे रिलीज किया गया। तो US एयर क्वालिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंगली दुनिया का सबसे मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है लाहौर, पाकिस्तान, लाहौर। और दूसरे स्थान पे आता है भारत, नई दिल्ली।
तीसरे स्थान पे की बात करूँ तो काठमांडू, तीसरे स्थान पे है काठमांडू, थर्ड पे। ठीक है, तो ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये यूएस के द्वारा, यूएस की एक एजेंसी है, दैट इज यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, इसके द्वारा बनाया जाता है, इसके द्वारा रिलीज किया जाता है। 5 मेजर पॉल्यूटेंट्स के अकॉर्डिंगली के ऊपर बेस्ड ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है बनाया जाता है। वो क्या क्या 5 चीज़ें हैं? एक तो है ओजोन लेवल, ठीक है, दूसरा है पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इन 5 चीज़ों को चेक किया जाता है, तो उसी के बिहाफ पे यहाँ पे ये एयर क्वालिटी इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है। तो लाहौर सबसे मोस्ट पोल्यूटेड सिटी और सेकंड नंबर पे नई दिल्ली। नेक्स्ट हमारे पास है कर्नाटका के अंदर लगाया गया 11.5 मेगावाट का पावर प्लांट। देखिए कर्नाटका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करेगा, कर्नाटका पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की हेल्प से यहाँ पे जो भी वेस्ट होता है, ठीक है, जितना भी वेस्टेज होता है उस वेस्टेज से एनर्जी जनरेट करेगा। उस वेस्टेज से बायोडिग्रेडेबल एनर्जी यहाँ पे हम बोल देते हैं, तो उस वेस्टेज से ये एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला है। और ये कर्नाटका का पहला बायो वेस्ट प्लांट है, बायो वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्जेशन प्लांट है ये, किसका, कर्नाटका का। तो 11.5 मेगावाट, पहले तो कैपेसिटी पता होनी चाहिए 11.5 मेगावाट, और इसको बनाने के लिए जो खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 260 करोड़ रुपए, 260 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्चा आ रहा है। 2022 तक ये बन के तैयार हो जाएगा, 2022 तक ये बन के तैयार हो जाएगा। 260 करोड़ यहाँ पे खर्चा आ रहा है, 260 करोड़। नेक्स्ट, वेस्ट बंगाल की सरकार ने एक कैंपेन लॉन्च किया, दैट इज द्वारे सरकार, यानी कि द गवर्नमेंट एट योर गेट, सरकार आपके द्वार पे, सरकार आपके द्वार पे। तो बेसिकली ये कैंपेन लॉन्च किया गया क्योंकि 2021 में वेस्ट बंगाल में होने वाले हैं चुनाव। तो वेस्ट बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं दैट इज़ ऑफ ममता बनर्जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है द्वारे सरकार। तो सरकार की जो 11 स्कीम्स हैं, ठीक है, उसके फ़ायदे गिनवाते हुए सरकार की 11 स्कीमें लोगों के द्वार तक पहुंचाने का काम यहाँ ये कर रहे हैं, ये कैंप लगा रहे हैं। ठीक है, इन्होंने बेसिकली 4 फेजेस में 2 महीने का ये कैंपेन चलाया है। ये जो मैसिव इनका कैंपेन है ये 2 महीने चलने वाला है, 1 दिसंबर से लेके 30 जनवरी तक, जिसके अंदर इन्होंने एक स्लोगन प्रिपेयर किया, दैट इज जर जेखाने दरकार अस्चे अपनार द्वारे सरकार। मतलब ये बंगाली में है, तो आई एम नॉट बंगाली, तो अगर मैंने गलत बोला तो सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। तो इसका जो मीनिंग निकल के आता है दैट इज गवर्नमेंट विल बी एट योर डोर स्टेप्स वेन एवर यू नीड इट। तो दैट इज लॉन्च्ड बाय द वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। नेक्स्ट इज गीतांजलि राव, इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट एंड इनोवेटर। 15 साल की ये लड़की गीतांजलि राव ये बनी है टाइम्स किड्स ऑफ द ईयर। टाइम्स ने पहली बार निकाला है किड्स ऑफ द ईयर, अपना एक टाइटल किड्स ऑफ द ईयर। तो किड्स ऑफ द ईयर मिला है 15 साल की इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर गीतांजलि राव जी को चूज़ किया गया। तो टेक्नोलॉजी के साथ खेलते हुए इन्होंने बहुत सारे मतलब तरीके निकाले, साफ़ सुथरा ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, उसके बाद साइबर बुलिंग, इन सबको रोकने के लिए इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे काम किया। इन्होंने एक एप्लीकेशन भी बनाई है, काइंडली एक एप्लीकेशन बनाई है, ठीक है, जिसमें ये बच्चों को हेल्प करते हैं साइबर बुलिंग से बच्चों की मदद करने के लिए उन्होंने ये ऐप बनाई है, दैट इज़ काइंडली। तो किड्स ऑफ द ईयर बाय द टाइम मैगजीन, दैट इज गीतांजलि राव, इंडियन अमेरिकन। नेक्स्ट, कुलदीप हांडू जी बने हैं फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर। कुलदीप हांडू जी जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले हैं, ये JNK के हैं, एंड ही इज़ द वुशु कोच, ये वुशु सिखाते हैं। और 2020 में दिए गए खेल पुरस्कारों में इनको मिला द्रोणाचार्य अवार्ड। 2020 में जो सरकार के द्वारा खेल पुरस्कार दिए गए, दैट इज़ ऑन द ध्यानचंद मेमोरी। यहाँ पे हम हर साल एक दिन ऑर्गेनाइज करते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे, और उस दिन अवार्ड भी मिलते हैं। तो यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा इनको एक अवार्ड मिला, दैट इज़ द्रोणाचार्य अवार्ड कोचेस को दिया जाता है। तो बेस्ट कोचेस, वो कोच जिसके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मेडल जीत के लाए, तो उसके उन कोच को अवार्ड मिलता है। तो इनको अवार्ड मिला है, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले कुलदीप हांडू जी को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित हैं ये ऑलरेडी। तो अब इनको अपॉइंट कर दिया गया है फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर कुलदीप हांडू। नेक्स्ट, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी,
राजीव चौधरी, ये BRO दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए डायरेक्टर जनरल। अब देखिए हमारा जो फ्रंटियर बॉर्डर लगता है चाइना या पाकिस्तान के साथ, तो वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी पहुँचाना ताकि हमारी जो फोर्सेस है वो ईजिली वहाँ पे मूव ऑन कर सके, तो उसके लिए यहाँ पे रोड्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो इन रोड्स का जो सारा वर्क है वो करता है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। नेक्स्ट हमारे पास है बाफ्टा। तो बाफ्टा ब्रेक थ्रू के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं AR रहमान, द ऑस्कर विनिंग म्यूजिशियन एंड कंपोजर AR रहमान साहब बाफ्टा ब्रेक थ्रू के एम्बेसडर नियुक्त किए गए। नेक्स्ट संदीप कटारिया बाटा के पहले CEO बने, पहले भारतीय CEO। देखिए सबको लगता है कि बाटा इज एन इंडियन ब्रांड, बाटा इज नॉट अ इंडियन ब्रांड, बाटा इज अ स्विस ब्रांड। ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है बाटा, ये स्विट्जरलैंड लॉज़ेन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो बाटा इज नॉट अ इंडियन ब्रांड, बाटा इज अ स्विस ब्रांड, बाटा एक स्विस ब्रांड है, तो एक फॉरेन कंपनी है बाटा। तो बाटा के पहले भारतीय CEO दैट इज संदीप कटारिया। नेक्स्ट वर्षा जोशी बनी है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की इंटरिम चेयरपर्सन। कुछ समय के लिए इनको नियुक्त किया गया है, जब तक कोई परमानेंट पर्सन यहाँ पे अपॉइंट नहीं हो जाता तब तक इनको अपॉइंट किया गया। दैट इज नेशनल डेयरी एंड डेवलपमेंट बोर्ड की इंटरिम चेयरपर्सन दैट इज वर्षा जोशी। नेशनल डेयरी एंड डेवलपमेंट बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो है आनंद, गुजरात आनंद में ही एक कंपनी है दैट इज अमूल। अगर आपको पता हो अमूल, दैट इज आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देखते हैं उत्पल कुमार सिंह, ये बने हैं लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह। तो 1 दिसंबर से चार्ज ले लिया इन्होंने, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? स्नेहलता श्रीवास्तव को। स्नेहलता श्रीवास्तव पहले थी, अब बने हैं उत्पल कुमार सिंह सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा एंड लोकसभा सेक्रेटरीट। डेविड मिलान, स्पोर्ट्स की बात करते हैं। डेविड मिलान इंग्लैंड के बहुत अच्छे प्लेयर हैं डेविड मिलान। तो इन्होंने हाईएस्ट एवर रेटिंग पॉइंट्स इनको दिए गए हैं ICC की T20 बैट्समैन रैंकिंग के द्वारा। तो ICC ने T20 बैट्समैन रैंकिंग जो इंडेक्स है, जो लिस्ट है, रिपोर्ट है, वो पब्लिश की। तो उसके द्वारा डेविड मिलान इंग्लैंड के प्लेयर ये हैं बेस्ट रनर। सेकेंड नंबर पे आते हैं इनके बाद बाबर अजम। उसके बाद आते हैं एरन फिंच ऑस्ट्रेलिया के। और भारत की अगर मैं बात करूँ तो लोकेश राहुल चौथे स्थान पे। कोहली जी काफ़ी पीछे हो गए, 9th पोजीशन पे आ गए विराट कोहली एट 9th पोजीशन। नेक्स्ट बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता है ल्यूइस हैमिल्टन ने। ल्यूइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं, ब्रिटेन के रहने वाले हैं, मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं। तो फार्मूला 1 कार रेसिंग इवेंट्स की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता है ल्यूइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स। अब ऑबिचुरीज की बात करते हैं। ऑबिचुरीज मतलब वो लोग जो दुनिया में नहीं रहे। तो सबसे पहले तो महाशय धर्मपाल गुलाटी जी, पद्मश्री विजेता महाशय धर्मपाल गुलाटी जी, MDH मसाले। तो MDH वाले बाबा जी, जिनको MDH का फुल फॉर्म महाशय दी हट्टी, तो MDH के ऑनर महाशय धर्मपाल गुलाटी जी अब नहीं रहे, उनका देहांत हो गया। उसके बाद हमारा एक यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे इनका नाम था दिनेश्वर शर्मा। तो दिनेश्वर शर्मा साहब अब नहीं रहे, इनका देहांत हो गया। लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर दिनेश्वर शर्मा अब नहीं रहे। तो ये प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटर थे कहाँ के? लक्षद्वीप के। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज नोमुला नारासिम्हैया। तो ये TRS पार्टी के एक MLA थे, ये अब नहीं रहे, इनका देहांत हो गया। उसके बाद द फादर ऑफ द फाइबर ऑप्टिक्स दैट इज नरिंदर सिंह कैपेनी। तो इन्होंने बहुत वर्क किया है फाइबर ऑप्टिक्स की फील्ड में, बहुत सारी कंपनीज इन्होंने बनाई हैं। तो ये अब नहीं रहे, नरिंदर सिंह कैपेनी अब नहीं रहे। उसके बाद द फेमस ब्रिटिश एक्टर डेविड प्रॉस अब नहीं रहे। नेक्स्ट पिज़्ज़ा हट के को फाउंडर फ्रैंक
फ्रैंक कार्ने कौन सी कंपनी के को फाउंडर थे? दैट इज पिज़्ज़ा हट, पिज़्ज़ा हट। तो ये अब नहीं रहे। उसके बाद द फॉर्मर फ्रेंच प्रेसिडेंट वैलेरी गिस्कार्ड, ये अब नहीं रहे, ये अब नहीं रहे। अभी जो प्रेसिडेंट हैं किसके? फ्रांस के, वो हैं इमैनुअल मैक्रॉन, इमैनुअल मैक्रॉन। उसके बाद सेनेगल के द फेमस फुटबॉलर पापा बोगबा, पापा बोगबा डायोब, ये अब नहीं रहे, ये अब नहीं रहे, इनका देहांत हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है द फेमस एथलीट एंड एक्टर रेफर जॉनसन, रेफर जॉनसन, ये अब नहीं रहे, ये अब नहीं रहे। नेक्स्ट द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जफरुल्लाह जमाली, जफरुल्लाह जमाली, ये अब नहीं रहे। जफरुल्लाह जमाली जी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यानी एक फेमस हॉकी प्लेयर भी रह चुके हैं। तो जफरुल्लाह जमाली, हॉकी का इनको काफ़ी इंटरेस्ट था हॉकी में इनको, तो जफरुल्लाह जमाली साहब अब नहीं रहे, अब नहीं रहे। तो ये थी कुछ फेमस ऑबिचुरीज। तो बच्चों ये था हमारा मिसलेनियस करंट अफेयर्स ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2020। क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट आता है यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।